दोस्तों, आरटीआई एक्ट, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, ये 2005 में पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ था। और इस वीडियो में मैंने ब्रीफ प्रेजेंटेशन, आरटीआई एक्ट होता क्या है, आरटीआई एक्ट के अंदर एप्लीकेशन कब और कैसे फाइल करनी चाहिए, और अगर कोई डिसीजन ना आए तो फर्स्ट अपील कब और कैसे फाइल करनी चाहिए, और अगर फर्स्ट अपील पर भी कोई डिसीजन आए तो सेकंड अपील कब और कैसे फाइल करनी चाहिए, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और कृपया इसे लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में और भी इस तरह के वीडियोस बनाने का अवसर मिले। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है अंडर आरटीआई एक्ट के अंदर। तो आरटीआई एक्ट को के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफाइंड की गई है अंडर सेक्शन 2F के अंदर। तो इसमें लिखा है, इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। तो उन्होंने बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो मटेरियल फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। अब ऐसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करें। तो जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है वही इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के दायरे में आती है। अब आरटीआई कहाँ फाइल की जा सकती है? आरटीआई सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के सामने फाइल की जा सकती है। पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H आरटीआई एक्ट के अंदर डाली गई है। ये बताती है कि अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बाय नोटिफिकेशन इशूड or order made by the appropriate government, and includes any, number 1, body owned, controlled or substantially financed; second, non-government organizations substantially financed directly or indirectly by the funds provided by the appropriate government। तो इनमें non-government organizations भी आती हैं जो फाइनेंशियली जो इनडायरेक्टली और जो डायरेक्टली फाइनेंस जो फंड्स हैं गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त करती होती हैं, तो वो भी आरटीआई के दायरे में आती हैं। आरटीआई के दायरे में वो नहीं आते ऑफिसेस जो टोटली प्राइवेट है, उनमें गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं अवेलेबल लगता है, जिसमें वो सेल्फ रिलायंट प्राइवेट ऑफिसेस हैं, तो उसमें आप आरटीआई नहीं फाइल कर सकते। सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे जो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाई गई हैं, या पार्लियामेंट के किसी लॉ द्वारा बनाई गई हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, उन गवर्नमेंट ऑफिसेस पे ही आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है एक्चुअली में? राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर डिफाइंड किया गया है, वो सेक्शन 2J के अंदर डिफाइंड किया गया है। इसमें कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स कि एक्ट के अनुसार कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी ने अपनी कंट्रोल में या अपने पास सुरक्षित रख रखी है, इसमें वो राइट्स भी आएंगे जो आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, उनके काम का डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, रिकॉर्ड्स देख सकते हो, उनके नोट्स ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट्स बना सकते हो, या फिर सर्टिफाइड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की और या रिकॉर्ड्स की ले सकते हो, सर्टिफाइड सैंपल्स भी ले सकते हो मटेरियल का। फिर इंफॉर्मेशन जो डिस्क में, फ्लॉपीज में, टेप्स में, वीडियो कैसेट्स में और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, या फिर प्रिंट आउट्स जहाँ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती है या फिर किसी अन्य डिवाइस में स्टोर की जाती है, तो ये सब चीज़ें राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी की कंट्रोल में होनी चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी क्या है वो पहले मैंने बता दिया आपको। अब किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है और वो चाहें
तो एक हिंदी या इंग्लिश या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एरिया जहाँ वो सरकारी कार्यालय स्थित है, तो वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज पे भी वो अपनी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जन सूचना अधिकारी के नाम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है तो वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कहलाया जाएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम वो एक एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फीस के साथ वहाँ जमा करा सकते हैं। और एप्लीकेंट मतलब जो प्रार्थी हैं उनको कोई रीजंस बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन उनको किस पर्पस के लिए चाहिए। सिर्फ उनको अपने डिटेल्स बताने होंगे, जहाँ ताकि जो इन्फॉर्मेशन उस एड्रेस पे, उस नाम पे वो सूचना जो अधिकारी हैं वो सूचना वहाँ पहुँचा सकें। सेक्शन 63 आरटीआई एक्ट के मुताबिक जन सूचना अधिकारी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो चाहे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, अगर उन्हें लगे कि ये इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट की है वो उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो उनको 5 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना होगा उस ऑफिस में जहां से इंफॉर्मेशन, जहां उन्हें लगे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेक्शन 7 आरटीआई एक्ट के मुताबिक जब एप्लीकेशन किसी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मिलती है तो उस एप्लीकेशन पर डिसीजन लेने का जो समय है वो 30 दिन निर्धारित किया गया है। अगर वो किसी लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है तो 48 घंटे का तय सीमा है। अगर उस एप्लीकेशन पर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस एप्लीकेशन पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। अब मान लीजिए अब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की एप्लीकेंट ने और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तब एप्लीकेंट के पास एक विकल्प रहेगा कि वो अपनी फर्स्ट अपील एप्लीकेशन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने फाइल कर सकते हैं। इसकी एक तय सीमा होगी, वो तय सीमा होती है 30 दिन। 30 दिन ये चालू वहाँ से होंगे जिस दिन से आरटीआई एप्लीकेशन की तय सीमा ख़त्म होती है। तो 30 दिन के अंदर वो अपनी फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया या कोई एक ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर से 30 दिन चालू होंगे। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी चाहे तो 30 दिन के बाद भी फर्स्ट अपील को एडमिट कर सकती है, अगर लगे कि एप्लीकेंट के पास पर्याप्त कारण थे जिसकी वजह से वो अपनी फर्स्ट अपील नहीं फाइल कर सका। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मान लीजिए एप्लीकेंट की जो फर्स्ट अपील है वो पेंडिंग रखी या फिर डिसमिस कर दी, तब एप्लीकेंट के पास एक विकल्प और रहेगा, वो विकल्प है सेकंड अपील फाइल करने का। ये सेकंड अपील कहाँ फाइल की जाएगी? ये सेकंड अपील फाइल की जाएगी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कब फाइल की जाती है? ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तब फाइल की जाती है जब इंफॉर्मेशन जो डिमांड की थी वो पब्लिक ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में था, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में तब फाइल की जाती है जब वो जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने डिमांड की थी वो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में था। लेकिन इसकी एक तय सीमा होती है कि जिसके अंदर सेकंड अपील फाइल कर देनी होती है। ये तय सीमा है वो है 90 दिन के तक की। 90 दिन वहाँ से चालू होंगे। मान लीजिए अगर फर्स्ट अपील एप्लीकेंट की डिसमिस करी तो 90 दिन डेट ऑफ द डिसीजन से चालू होंगे। उस 90 दिन के अंदर ही सेकंड अपील एप्लीकेंट को फाइल करनी होगी। लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन चाहे तो 90 दिन के बाद भी सेकंड अपील एडमिट कर सकता है अगर एप्लीकेंट के पास पर्याप्त रीजंस हो, ग्राउंड्स हो कि क्यों वो सेकंड अपील फाइल तय सीमा के अनुसार इस टाइम के अकॉर्डिंगली फाइल नहीं कर सका। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन जब एप्लीकेंट की सेकंड अपील सुनते हैं
अगर उन्हें अपील के दौरान लगे कि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बिना किसी कारण एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की थी वो इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट या मिसलीडिंग थी, तो और या फिर किसी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस की जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकी, तब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पूरी पावर होती है कि वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, उनके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकें। और फाइन जो होता है वो होता है 250 रुपीज़ पर डे। वो फाइन तब तक देना होता है जब तक एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन ना दी जा सकी हो। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है फाइन की वो 25,000 रुपये तक की है। जी हाँ, 25,000 रुपीज़ तक की है। लेकिन फाइन लगाने से पहले भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि वो आकर सेटिस्फाई करें कि क्यों इंफॉर्मेशन वो पब्लिक एप्लीकेंट को प्रोवाइड नहीं कर सके। और अगर उन्हें लगे कि डिलीजेंटली और जो सारे रीजनेबल प्रोसीजर्स फॉलो किए उसके बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सके, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ करना भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर होता है। इसके अलावा भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास इसके अलावा भी पावर्स होती हैं। अगर उन्हें लगे कि जो इंफॉर्मेशन थी वो एप्लीकेंट को इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या डिस्ट्रॉय कर दी, या फिर किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन बाधा उत्पन्न की जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकी हो, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट में। अगर जब वो ऑर्डर लिखते हैं तो अगर वो रिकमेंडेशन कर देते हैं कि इन ऑफिसर के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलाई जाए, तो फिर उनका जो डिपार्टमेंट है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उन ऑफिसर्स के ऊपर चलाता है अंडर द जो भी उनके सर्विस रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो ये थी ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट के बारे में। इसमें बताया गया कि किस तरह से एप्लीकेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। अगर उनकी एप्लीकेशन तय सीमा तक डिस्पोज ना हो तो वो फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद उनके पास विकल्प रहेगा सेकंड अपील फाइल करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसमें आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी प्रकार के इस तरह के वीडियोस बनाए जा सके। धन्यवाद।